आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भारतीय फौज की, जिसके जवानों ने उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन वॉरफेयर की अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा है। चीन सीमा के नजदीक हुई ये एक्सरसाइज सामरिक नजरिए से बहुत खास है, क्योंकि गलवान में झड़प के बाद से ही चीन लगातार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस बात का पर्दाफाश वैसे कई बार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हो चुका है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारतीय फौज भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती है और इसीलिए वो खुद को माउंटेन वॉरफेयर के लिए और ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की कामयाब के लिए क्या है? $14,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री का तापमान, फिर भी भारतीय फौज के रणबांकुरों के जोश में कोई कमी नहीं है। चाहे टारगेट पर निशाना लगाना हो या फिर रस्सी की मदद से ऊंचाई से उतरना, इनके जोश और जज्बे को वहां का सर्द मौसम भी टिका नहीं पाया है। हर भारतीय को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां एलएसी के नजदीक भारतीय फौज की इस टुकड़ी ने माउंटेन वॉरफेयर की हर कसौटी पर खुद को परखा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाथों में राइफल लेकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते इन जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का सफल अभ्यास किया। इस दौरान इनके बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना के जवान 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले इलाकों में तैनात होते हैं और यहां पर दिन और रात पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। इस वक्त बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है इन इलाकों में और आने वाले दिनों में ये बर्फबारी कई फीट तक पहुंच जाएगी। जहां तक तापमान की हम बात करें तो तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना की ये बहादुर जवान अपने पूरे बैटल लोड यानी कि 25 किलोग्राम के हथियार और साजो सामान के साथ इस तरह से पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर औली में युद्धाभ्यास किया था और अब चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जवानों ने फिर से माउंटेन वॉरफेयर से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा, जिसके तहत इन जवानों ने रस्सी के सहारे ऊंचाई से उतरने का भी सफल अभ्यास किया। ये तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं औली में भारतीय सेना के माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशल ऑपरेशन, जिसमें ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में कैसे स्लिदरिंग के जरिए किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और जो जवान है वो खास तौर से पूरी तैयारी के साथ यानी कि स्कीइंग के साथ ही स्कीइंग के उपकरण, उसका जो 25 किलो लगभग का जो वॉर लोड है, जिसमें उसके पर्सनल वेपन, हथियार और 24 घंटे तक के खाने पीने का सामान, पूरी तैयारी के साथ इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान जवानों के बीच तालमेल में कोई कमी नजर नहीं आई। इसके लिए अभ्यास से पहले इनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया, ताकि अगर नौबत जंग की आए या फिर किसी स्पेशल ऑपरेशन पर इन्हें भेजा जाए तो ये जवान पूरी तरह से अपने मिशन में सफल होकर लौटे। भारतीय सेना ऊंची ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में कार्यरत रहती है। कई बार हमें इन इलाकों में कई प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। माउंटेन वॉरफेयर के तहत इन जवानों ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का भी शानदार प्रदर्शन किया। काउंटडाउन खत्म होते ही राइफल से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों ने टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया।
दुश्मन घने जंगल में छुपा हो या फिर बर्फीले पहाड़ों के अंदर भारतीय सेना की गोली से बच नहीं सकता और इसीलिए चीन सरहद पर भारतीय सेना एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करती है। भारतीय सेना को हाल के वर्षों में आधुनिक 600 राइफल से लैस किया गया है। एक आधुनिक राइफल है 500 मीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इसे कारगर हथियार माना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक भारतीय सेना ये सारी कवायद वक्त वक्त पर इसलिए करती रहती है क्योंकि पड़ोसी चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घुसपैठ को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी सबसे ताजा मिसाल हाल ही में तवांग सेक्टर में देखने को मिली। मगर भारतीय फौज की मुस्तैदी के चलते चालबाज चीन को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, विस्तारवादी चीन एलएसी के नजदीक अपनी सैनिक गतिविधियों में भी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। चीन के इन्हीं मंसूबों को भागते हुए भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। माउंटेन वॉरफेयर के लिए जवानों का ये अभ्यास इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। इनमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, जहां दोनों देश करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चीन से मुकाबले के लिए माउंटेन वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार रखना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे सहयोगी मनजीत नेगी ने माउंटेन वॉरफेयर की इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए अभ्यास में शामिल जवानों से बात की। भारतीय सेना पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात रहती है। जब हमारे को कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। जब इस प्रकार हमारे रास्ते कट ऑफ हो जाते हैं उसके लिए हमें हेलीबोर्न एक्सरसाइज के जरिए स्लेडिंग रोप की जरिए वहां उतरकर उस जगह पर सिकिंग और बैटल लोड के साथ जल्दी से जल्दी पूछकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आगे बढ़ते बात मौसम की करते हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। असर मैदानी इलाकों पर भी सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के कई शहर जहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान के चूरू से लेकर सीकर तक में भीषण ठंड का प्रकोप है। चूरू में तापमान -1.2 डिग्री तो सीकर में -2.2 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश संभव है। यानी हल्की धूप देखकर अगर आप सर्दी के जाने का इंतजार कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ठंड और कोहरे के बाद अब बारिश की मार पड़ने वाली है। उत्तर भारत में अभी तक फसलों पर जमी बर्फ की ये तस्वीरें राजस्थान से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली के वसंत कुंज से आई इस तस्वीर से साफ है कि दिल्ली में हाड़ कबाने वाली ठंड पड़ रही है। पारा इतना नीचे चला गया है कि पत्तियों, झाड़ियों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। हालांकि दिल्ली में मौसम थोड़ा अजीब है। सुबह अच्छी धूप खिलती है, दिन के दूसरे हिस्से में सर्दी शुरू हो जाती है और रात आते आते सर्दी प्रचंड हो जाती है। दिल्ली में शीतलहर का लगातार तीसरा दिन। दिल्ली में सोमवार को सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस में क्लॉक हुआ था, लेकिन कल तक तापमान करीबन 3 डिग्री लोएस्ट में क्लॉक हुआ है और ये कहा जा रहा है कि थर्सडे से दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की प्रेडिक्शन है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो सकता है कि तापमान में कोई सुधार हो। लेकिन लगातार 3 दिन तक दिल्ली के लोगों को शीतलहर को महसूस करना पड़ा। राजस्थान के चूरू का हाल भी ऐसा ही है, जहां पारा -1.2 डिग्री तक लुढ़क गया है। घर से लेकर खेतों तक ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
एकदम घनघोर कोहरा छा रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है बाहर। यहाँ भी देखिए कैसे खेतों में बर्फ जमने से किसानों पर डबल संकट पड़ गया है। राजस्थान में कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे चला गया है। फतेहपुर शेखावटी से लेकर सीकर तक खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। पीने का पानी भी जमकर बर्फ बन गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पंजाब और हरियाणा में भी सर्दी का शिकंजा है। ऊपर से ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। हरे भरे खेतों पर जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछी है। इस कड़ाके की सर्दी की सबसे ज्यादा मार बेघरों पर पड़ती है और इनकी मदद के लिए सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ सामने आया है। सीआरपीएफ की तरफ से दिल्ली एम्स में आश्रय घर बनाया गया है। ये आश्रय घर एम्स में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के लिए बनाया गया है और खास बात यह है कि यहाँ पर 200 लोग ठहर सकेंगे। आज इस शिविर का जो हम इसको औपचारिक रूप से चालू कर रहे हैं और हमें आशा है कि इससे काफ़ी अटेंडेंस लोगों को फायदा होगा। यहाँ रहने के और भोजन के अतिरिक्त बच्चों को खेलने के लिए और अन्य उनको गर्म रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर्दी के मुश्किल दिनों में दिल्ली वालों को बचाने की कोशिश पूरी है। हालांकि सर्दी अभी और प्रचंड रूप लेने वाली है। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड और कोहरे के बाद अब बारिश की मार भी पड़ सकती है। दिल्ली में सर्दी के सीजन की पहली बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसकी वजह से दिल्ली में इस मौसम की पहली बारिश होगी। तो अभी जो फोरकास्ट है 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2WD बैक टू बैक है जो आ रहा है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्विक सक्सेशन मतलब एक मूव होते होते अनदर आता है। तो दैट इज द फोरकास्ट। एंड एक आएगा जो हमारा पश्चिम हिमालयन का जो इलाका है 18 तारीख नाइट को आएगा और दूसरा आएगा 20th को। सो इनका इम्पैक्ट पहला का जो है ज़्यादा नहीं है प्लेन्स में, लेकिन दूसरा जो 20th को आ रहा है उसके वजह से जो 22nd नाइट या 23rd को मेनली रेन होगा हमारा जो प्लेन्स में पंजाब हरियाणा। 23rd को दिल्ली में भी हो सकता है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 5 से 6 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए काफी ठंडे रहने वाले हैं। ऐसे में सर्दी के सितम से बचने के लिए एक ही रास्ता है और वो है सावधानी। दिल्ली से मिलिंद शर्मा और अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। पिछले कई वर्षों से ऐसी ठंड नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। दिल्ली में पारा लुढ़क रहा है, लोग ठिठुर रहे हैं। ठंड का आलम यह है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो सकता है जब जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा सर्दी हो। दरअसल मौसम विभाग का अनुमान यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है जो सर्दी के साथ साथ बरसात के आसार भी बढ़ा सकता है। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी का भी अनुमान है। तो कब से कब तक मौसम विभाग बारिश का अनुमान जता रहा है, ये हम आपको विस्तार से बता देते हैं। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिम के हिमालयी क्षेत्रों में 21 जनवरी की सुबह से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसकी वजह से 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में बारिश का अनुमान है। दिल्ली के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। यही नहीं, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने फिलहाल आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। आमतौर पर सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है उत्तर भारत में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन अभी तक एक बार भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। पिछला जो एपिसोड था यानी कि 9, 10, 11 तारीख के आसपास बहुत हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिली थी, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है और बहुत दिनों के बाद ये पहली सर्दी की अच्छी बारिश दिखाई देगी जो 23 जनवरी से लेकर के 27 या 28 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरुआती दौर में जो बारिश होगी वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और जो दिल्ली एनसीआर है इस इलाके में दिखाई देगी। राजस्थान में इस बार बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 24-25 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में बनी रहेंगी और 26 तारीख होते होते और 27 तारीख होते होते जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लगभग समाप्त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों और छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस दौरान जो बारिश होगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं हैं वो बारिश लेकर के आएंगी और इस बार हमें उम्मीद है कि कुछ इलाकों में 24-25 तारीख के आसपास ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। और अब बात मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज की। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को मुंबई में मौजूद रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हालांकि सबसे अहम मुंबई में मेट्रो के 2 रूट्स का लोकार्पण होगा। इसके अलावा बीएमसी चुनावों को देखते हुए एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। मुंबईकरों को एक और सौगात मिलने वाली है। इससे मुंबई के सफर की कहानी बदल जाएगी। दौड़ती भागती मुंबई को फिर मेट्रो के पहिए लगेंगे। मुंबई की लाइफलाइन भले ही लोकल मेट्रो को कहा जाता हो, लेकिन क्रेज तो मेट्रो का ही है। यही वजह है कि अब इसके तस्वीर को नई जमीन मिलने वाली है। जी हाँ, गुरुवार को जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में होंगे तो वो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रो से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना अब आसान हो जाएगा। मुंबई को मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 मिलने जा रही है। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मेट्रो रूट 2A यानी येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबा है। जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर यानी रेड लाइन से जोड़ेगा, जो 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री जी का जो अपना सपना था और आदेश था, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। दैट इज वन। दूसरा चीज ऐसा है, पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। उसमें नॉर्थ साउथ चलने वाले के लिए ईस्ट वेस्ट चलने पर। और तीसरा ऐसा है कि तीसरा मुद्दा अहम बात यह है, खास करके जो वेस्टर्न सबब में ये जो है सामने है, ये अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंकिंग रोड को दोनों को जुड़ने वाला ये मेट्रो लाइन चालू हो जाएंगे। इसके वजह से काफी राहत पब्लिक को मिलने वाला है। मोदी के इस दौरे ने मुंबई का राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। मोदी उद्धव ठाकरे के घर के पास से एक रैली करेंगे। मातोश्री के सामने मोदी के ऐसे बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इस आर्थिक राजधानी में रोजाना लाखों लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ सफर करते हैं, जिसे वहां की लोकल ट्रेन सर्विस के जरिए पूरा किया जाता है। और यही वजह है कि लोकल ट्रेन सर्विस को मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। मुंबई में फिलहाल मेट्रो ट्रेन के 17 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ प्रस्तावित हैं। इनके पूरे होने पर मुंबई की लाइफलाइन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बृहस्पतिवार को इनमें से 2 प्रोजेक्ट्स लाइन 2A और लाइन 7 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिस पर शुक्रवार से आम लोग भी सफर कर पाएंगे। आइए इन दोनों लाइंस के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं और ये सफर कितना आसान कर देंगी लोगों का, ये भी आपको समझाते हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 2A दहिसर ईस्ट से डीएन नगर को जोड़ेगी। इसकी रूट की लंबाई 18.60 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 12 स्टेशन आएंगे और इस लाइन के चालू होने से दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मुंबई के सबसे बिजी सड़क मार्ग न्यू लिंक रोड पर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस मेट्रो लाइन से लोकल ट्रेन सर्विस भी 2 जगह मेट्रो सर्विस के साथ कनेक्ट की जाएगी, यानी दहिसर और डीएन नगर दोनों जगह लोकल ट्रेन सर्विस और मेट्रो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। वहीं मेट्रो लाइन 7 की बात करते हैं तो अंधेरी ईस्ट से दहिसर ईस्ट को जोड़ेगी। इस रूट की कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है, जिसमें 14 स्टेशन बनाए गए हैं। खासियत इसकी यह है कि यह मेट्रो लाइन न केवल दहिसर से अंधेरी को जोड़ेगी, वहीं 3 जगह दहिसर, अंधेरी और JVLR में ये लाइन लोकल ट्रेन सर्विस से सफर करने वालों को भी
मेट्रो ट्रेन में एंट्री का मौका देगी। इस मेट्रो लाइन से जहां छत्रपति शिवाजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी, वहीं इससे SEEPZ नेशनल पार्क लैंडमार्क तक भी रेल एक्सेस मिल जाएगा और इस मेट्रो से मध्य मुंबई के इलाके, महानगर के उत्तर में बाहरी इलाकों की बसावट के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। अब इससे नए साल की सौगात ही कह लीजिए कि मुंबई वासियों को 2023 में मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइनें मिल रही हैं, लाइन 2A और 7। और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात तो यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, जी हां, आने वाले कुछ ही दिनों में ये दोनों लाइनें कमर्शियली ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। यानी आम मुंबई वासी, डेली जो कम्यूटर हैं, वो ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। यानी अब सीधी सी बात है, जो लोग दहिसर से अंधेरी की तरफ आते हैं उनके लिए काफी सुविधा होने वाली है और साथ ही साथ जो हाईवे पर ट्रैफिक होता है वो भी कम हो सकता है और जो लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है शायद वो भी डाइवर्ट होकर जब मेट्रो में आएगी तो मुंबई वासियों को उम्मीद करनी चाहिए कि उन्हें काफी राहत मिलने वाली है। लाइन 2A में जो ये कोच है उसमें हम खड़े हैं। बताया गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये मुंबई मेट्रो चलने वाली है। 2280 यात्रियों को एक समय में एक जगह से दूसरे जगह तक ये लेके जा सकती है। कितनी राइडरशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा लाइन 2A और 7 में, और किस दिन से ऑपरेशनल हो जाएगा कमर्शियल, ये भी बता दीजिए। अभी जिस दिन उद्घाटन होगी उसके दूसरा दिन से अराउंड 4-5 बजे को हम लोग शुरू करेंगे। 20 जनवरी 4 बजे से आम जनता अंदर आके, 19 को हो गया तो 20 तारीख को 4 बजे से हो सकता है। यानी जिसका इंतजार था सालों सालों तक, अब वो सपना आखिरकार 20 तारीख 4 बजे साकार हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, लिंकिंग रोड में। मैं आते आते इधर ट्रेन में मुझे ये कार में लेट हो गया था। अच्छा। सो उसका मैं भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है और सबने भी अभी तक जो देखा है, सो जरूर इसका फर्क पड़ेगा। सड़कों पे तो ट्रैफिक कम होगा ही होगा, तो ये भी उम्मीद करी जा रही है जो लोकल ट्रेन में ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट हो जाएगा। एक दो चीजें हैं, एक ट्रैफिक तो डाइवर्ट होगा, खास करके प्राइवेट व्हीकल्स का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। पहले 15 नवंबर को दुनिया की आबादी ने जब 800 करोड़ का आंकड़ा छुआ तो दुनिया भर की संस्थाओं ने चिंता जाहिर की थी। तब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले चीन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उस पर ज्यादा जनसंख्या की वजह से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के भी आरोप लगे थे। बढ़ते प्रदूषण के लिए भी चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि 2 महीने के बाद अब चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट की बात भी सामने आ रही है। 60 साल में पहली बार सबसे ज्यादा जनसंख्या की वजह से आलोचना झेलने वाले चीन की आबादी में इतनी बड़ी कमी देखी गई है। चीन की संस्था NBS यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 लोगों की कमी दर्ज की गई है। NBS के मुताबिक पिछले साल चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 9.56 मिलियन यानी 90,56,000 रही, जबकि साल 2022 में मरने वालों की तादाद 10.62 मिलियन यानी 1,62,00,000 दर्ज की गई। सांख्यिकी से जुड़ी संस्था NBS के मुताबिक पिछले साल के अंत में चीन की संख्या 1,41,17,00,000 के करीब दर्ज की गई। वहीं साल 2021 के अंत में चीन की आबादी करीब 1,41,26,00,000 दर्ज की गई थी। इससे पहले चीन में नेगेटिव जनसंख्या दर साल 1960 के दशक की शुरुआत में दर्ज की गई थी, यानी 61 साल में पहली बार चीन में जन्म लेने वालों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल चीन की जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 6.77% थी, जो 2021 की जन्म दर 7.52% से कम है और रिकॉर्ड स्तर पर जो सबसे कम है। चीन का ये हाल तब है जब साल 2016 यानी कि 7 साल पहले वहां शी जिनपिंग की सरकार की तरफ से 35 साल तक चली एक बच्चे की नीति में ढील दी जा चुकी है। तब चीन के नागरिकों को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिली थी। फिर साल 2021 में एक कपल के लिए एक बच्चे को जन्म देने की सीमा 3 कर दी गई थी, यानी करीब 1 दशक से चीन की
कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से छोटी संख्या वाले परिवारों को और संतान पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। इस प्रोत्साहन के लिए छोटे परिवारों को आर्थिक मदद के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में भी रियायत देने की स्कीम चल रही है। फिर भी चीन की आबादी में गिरावट देखी जा रही है। चीन की गिरती जनसंख्या के बीच संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से भारत को भी लेकर आंकलन किया गया है। उसकी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है और अनुमान यह लगाया गया है कि इस साल हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के तौर पर चीन को पछाड़ देंगे और इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 यानी कि 27 साल बाद चीन की 1 अरब 31 करोड़ की आबादी की तुलना में हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 66 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। यानी लंबे समय से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन जल्दी ही इस मामले में भारत से पिछड़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस वक्त भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगुवाई का सपना देखने वाले चीन के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। समाजशास्त्रियों के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया ऐसे चीन का गवाह बनेगी जिसमें युवा आबादी की बेहद कमी होगी। कम जन्म दर के बीच चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। उसका नतीजा ये होगा कि कुछ साल के अंदर चीन में काम करने वाले युवाओं की कमी हो जाएगी। युवा आबादी में आ रही इस गिरावट का बुरा असर उसकी आर्थिक सेहत पर भी पड़ेगा, जबकि उसकी तुलना में भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल के बीच है। चीन में कम जन्म दर के बीच भारत में बढ़ती युवा आबादी की वजह से एशिया के सामरिक और व्यापारिक समीकरणों में भी बदलाव की संभावना बढ़ेगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।